गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। वो लास्ट टाइम वाला लेक्चर देख लिया आपने? न्यूमेरिकल नंबर 24 to 32 आई थिंक सो, इतने ही थे ना भाई। आज लास्ट लेक्चर है, ये कंफर्म लास्ट लेक्चर। आप लोग बोलते होंगे कि सर आप कब से बोल रहे हैं लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर, बट इट इज़ अ फाइनली लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अभी मुझे बहुत बोलना नहीं है, हम सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हैं आज। ओके, वरना आप बोलेंगे सर आप ऑलवेज ये बोलते हैं लेकिन स्टार्ट किया नहीं है कब से। लेकिन इस बार कंफर्म ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि आज ये हो जाएंगे न्यूमेरिकल। तो इस लेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये सब ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ी अलग ही मेथड है। जब अब तक हमने जो पढ़ा है ना, उससे बहुत अलग मेथड यूज़ होगी इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ कर रहे हैं, हम पीछे से कर रहे हैं। हमारा टोटल 33 से 40 नंबर के न्यूमेरिकल बाकी है। तो आज हम एक से कार्य करेंगे 40 से जा रहे हैं, 40, 39, 38, 37 ऐसे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एवरीवन टेक्सों को बंद कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40। A thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega. Show that the small bead of the wire loop remains at its lowermost position point for w less than or equal to under root g by r. What is the angle made by the radius vector joining the center of the bead with the vertical downward direction for omega equal to under root 2g upon r? भाई अंडर ओमेगा की जगह पे क्या लेना है आपको? अंडर रूट 2g अपॉन आर लेना है, और उसके लिए हमें एंगल चाहिए। तो ये रहा आपका डायग्राम। बहुत ध्यान से देखना पूरा का पूरा डायग्राम, शांति से देंगे कि तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन। तो याद रखना भाई, बहुत ध्यान से देखना है आपको ये वाला डायग्राम। ओके, तो स्टार्ट करें अभी। कंफर्म? ठीक है, चलो। तो ये सेंटर ओ, यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया है। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होगा? उसके माथे के ऊपर नॉर्मल। तो यहाँ पे होगा एन कॉस थीटा, यहाँ पे होगा एन साइन थीटा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी। और यहाँ पे क्या होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, उसकी जगह पे एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखा है। तो चलो भाई, एम जी के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला फोर्स, और एन साइन थीटा के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला फोर्स। चलो भाई, हो गया यहाँ तक? किसी को डाउट है? ठीक है, ओके। यहाँ पे अभी जो सर्कल बन रहा है ना, उसकी रेडियस के विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू लिखेंगे हम आर साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे लिख दिया आर साइन थीटा। अभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो साइन थीटा कट हो जाएगा। कैपिटल एन की जगह पे आंसर क्या आएगा भाई? एम आर ओमेगा स्क्वायर। कैपिटल एन की जगह पे एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये वाला एम आर ओमेगा स्क्वायर मैं इक्वेशन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, n इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम जी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो चलो भाई, एम जी एम एम कट हो गया। अभी मुझे कॉस थीटा की जगह पे जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू जी अपॉन आर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया है? ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आपको दिया है 2g अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, तो r अपॉन 2g। चलो भाई, जी कट, आर कट, तो बचा क्या? 1/2। भाई कॉस 1/2 मतलब 0.5 और 1/2। चलो, कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस 30 पे नहीं, कॉस 30 तो रूट 3/2 होता है। तो कॉस में 1/2 कब आता है? 60 पे। सो योर एंगल इज इक्वल टू, ये थीटा का आंसर क्या है अभी हमारा यहाँ पे? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था आपका 40 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट 39 नंबर। भाई हमें स्टेटमेंट में रेडियस दी हुई है, ओके, म्यू एस दिया हुआ है, स्मॉल जी है, और एंगुलर स्पीड दी है 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। भाई रिवॉल्यूशन मतलब ये पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन, मतलब टोटल चक्कर। तो पूरा चक्कर कितना होता है? 360 डिग्री का, लेकिन उसमें हम लिखेंगे कैसे? 2 पाई, और पाई की जगह पे 3.14, और पर मिनट लिखा है, मतलब डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो ये आपका ओमेगा है। ओके, स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में ये लिखा है, 70 kg man stands in contact against the inner wall of a hollow cylinder drum of radius 3 meter. Okay, angular speed दी है 200 revolution per minute. Okay, mu s दिया है 5.15. What is the minimum rotational speed? What is the minimum rotational speed? ये सर, ये rotational speed मतलब क्या सर? चैप्टर 7 भाई, चैप्टर 7 में आएगा रोटेशनल मोशन। ओके, पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक। इस सेम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 7। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन चैप्टर 7 में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना आपका।
बाकी चैप्टर 3 भी इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो समझ में आया, चैप्टर 4 भी इजी है, चैप्टर 5 भी इजी है, चैप्टर 6 भी इजी है। ओके, चैप्टर 7 में ध्यान रखना, थोड़ा स्टूडेंट को नॉर्मली वो हार्ड लगता है, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है इसलिए। ओके, तो ये सब दिया है हमें। क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ अ सिलेंडर टू अनेबल टू मैन टू रिमेन स्टक इन द वॉल। चलो अभी ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने डेटा लिख दिया। तो चलो अभी सबसे पहले ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, और नीचे सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, वी की जगह पे आर ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे एन इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ एस इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन, एम जी। तो भी अभी मैं एफ एस की लीगल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन। तो चलो भाई एफ एस की जगह पे क्या लिखना है मुझे, एम जी। म्यू एस तो म्यू एस ही है, और एन की जगह पे क्या लिखना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम जी इक्वल टू म्यू एस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम एम कट हो गया, हमें चाहिए ओमेगा, तो भाई म्यू एस और आर को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो जी अपॉन म्यू एस आर लेके अंडर रूट में। तो आप जी की जगह पे क्या लिखेंगे, 10। ओके, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, और म्यू एस की जगह पे क्या लिखेंगे, 0.15। मतलब ये हो गया कि आपका आंसर हो जाएगा 1000/45। यस, 1000/45 हो जाएगा, 1000/45। आपका जो भी आंसर है उसका अंडर रूट करना है आप, देन यू गॉट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है, तो ये आपका फाइनल आंसर, और उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स। उसका यूनिट क्या होगा भाई, सेकंड इनवर्स। कंप्लीट, कोई डाउट है भाई यहाँ तक, श्योर, लॉक किया जाए। ओके, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक ऊपर ही रखना भाई आप लोग। हम आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 38 में क्या लिखा है, यू मे हैव सीन इन अ सर्कस अ मोटरसाइकिल इज ड्राइविंग इन अ वर्टिकल लूप इनसाइड अ डेथ वॉल। ओके, explain clearly why the motorcycle does not drop down when he is at the uppermost point with no support from the below. What is the minimum speed required to at the uppermost position to perform a vertical loop if the radius of the chamber is equal to 25 मीटर। भाई हमें रेडियस दी हुई है 25 मीटर, ठीक है। और हमें ये बोला है कि भाई वो जब वो बोलते हैं ना मौत का कुआं, आपको तो पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तब मैंने बहुत बार देखा है। ओके, बहुत मज़ा भी आता था। ओके, तो वो ये पूछते हैं कि भाई सपोज आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा, ठीक है, ऐसे बाइक मोटरसाइकिल वो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं, नीचे कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी वो ऐसा कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज फिजिक्स इज एवरीवेयर, दैट्स माई मोटो, फिजिक्स इज एवरीवेयर। ओके, कहीं पे भी फिजिक्स, ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स की भी इसलिए, बट सब जगह पे ऑलमोस्ट फिजिक्स यूज होता ही है। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम स्पीड। ओके, क्या फाइंड आउट करना है भाई, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक फोर्स ले रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसलिए F1। दूसरा फोर्स लेंगे mg, कौन सा लेंगे भाई, mg। ठीक है, तो स्टार्ट करें अभी कि भाई नीचे की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और नीचे की तरफ mg, और सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन की जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो अभी हम यही कर रहे हैं, mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। चलो भाई mm कट हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू rg। ठीक है, लेकिन मुझे तो v चाहिए, रेडियस है 25, g की जगह पे 10, तो 250 का आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 250 का अंडर रूट जो भी है कैलकुलेटर में सॉल्व कर देना, योर आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, 250 का अंडर रूट करना पड़ेगा आपको। ओके, और वन मोर थिंग कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक टॉपिक था, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था। ओके, चैप्टर 4 में भी था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चैप्टर 5 में भी था मोशन फॉर ऑन अ लेवल रोड। ओके, उस टाइम भी मैंने समझाया था
कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स और बहुत सारे फोर्स लगते हैं, तो वो दोनों फोर्स बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, बहुत हेवी, मैं यहाँ से फोर्स दे रहा हूँ 100 न्यूटन, नॉट पॉसिबल कि मैं दे सकूँ, ओके, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं 100 न्यूटन, और आप लोग में से कोई एक आएगा, चलो भाई नाम तो मुझे बहुत याद नहीं है आपके, लेकिन आप लोग में से कोई एक आएगा, ठीक है, तो यहाँ से वो दूसरा फोर्स देगा 100 न्यूटन। अब दोनों डायरेक्शन से 100 न्यूटन दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन करेगा या मूव करेगा? कहीं पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस फोर्स है, दोनों सेम फोर्स है इसलिए, ठीक है, इसलिए तो मतलब वो नीचे नहीं करता है। तो ये एक चीज याद रखना आप लोग। नेक्स्ट वन इज 37 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37। अ डिस्क रिवॉल्व्स with a speed of 33 into 1/3 फ्रैक्शन में लिखा है रिवॉल्यूशन पर मिनट, and at the radius of 15 centimeter, two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from this। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। जो नजदीक वाला है उसका डिस्टेंस कितना? 4 सेंटीमीटर। जो दूर वाला है उसका डिस्टेंस कितना? 14 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना? 15 सेंटीमीटर। भाई सभी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर, ठीक है, ऐसा सर्कुलर मोशन है, ओके, हम उसे अभी सर्कुलर मोशन दे रहे हैं। 2 कॉइन्स आर प्लेस, हाँ, ओके, एट रिकॉर्ड इफ द कोएफिशिएंट of the friction between the, okay, म्यूज दिया है हमें 0.15। वो आपको वो ग्रामोफोन देखा है कभी आपने? बहुत पहले के जमाने में, आपके और मेरे दादाजी के जमाने या उससे भी पहले, कि भाई एक बहुत ऐसा कुछ होता है, फिर उसको हम ऐसे टच करते हैं, वो डिस्क होता है, जैसे टच करते हैं तो आवाज़ आती है, ओके, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई ऐसा एक डिस्क है, उसकी रेडियस कितनी? 15 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद हमने एक 2 कॉइन रखे, एक सेंटर से 4 सेंटीमीटर पे और एक सेंटर से 14 सेंटीमीटर पे, और अभी वो मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो टच किया तो अभी वो मोशन करेगा ना, सर्कुलर डिस्क, ओके। तो ये बोल रहे कि अगर ये इसके गोल गोल घुमा रहे हैं तो दोनों में से कौन सा कॉइन नीचे गिर जाएगा, या दोनों कॉइन नीचे गिर जाएंगे, या कोई भी कॉइन नहीं गिरेगा, या दोनों में से कौन सा कॉइन नीचे गिरेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई इतना एक्सेलरेशन होगा तब तक उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें अभी सबसे पहले, श्योर, ओके। तो फर्स्ट केस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड केस आप करना, ओके, ठीक है। चलो भाई तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई आर, और 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, तो आर ओमेगा स्क्वायर करेंगे हम। क्या करेंगे भाई? आर ओमेगा स्क्वायर। उसकी स्पीड दी है हमें 33 इंटू 1/3, ओमेगा दिया है हमें 33 रेज़ टू 1/3, 33 3 सा 99 प्लस 1 मतलब 100/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 100/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर देते हैं, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। रिवॉल्यूशन पर मिनट इंटू 2 पाई बाई 60, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, इंटू 2 पाई बाई 60, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो एक्सेलरेशन। R1 लेना है अभी आपको, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ओके। तो ये R1 और ये जो ओमेगा आपका जो भी आया वो, सपोज आपका आंसर आया x, अभी ये दूसरा सेम फॉर्मूला, ओके, आंसर आएगा y। सर लेकिन ये x और y से पता कैसे चलेगा? भाई हमें x और y नहीं लिखना है, हमें, आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास नहीं है, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करना है।
कि भाई इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा। ओके, और उसको फिर हमें कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आइडियल और आइडियल एक्सेलरेशन से। म्यूएस इंटू जी मतलब 15। क्या आएगा भैया आंसर, म्यूएस इंटू जी। तो म्यूएस इंटू जी का आंसर क्या आएगा 1.5। ठीक है, ओके चलो भाई 1.5 म्यूएस कितना है 0.15 इंटू जी मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आइडियल एक्सेलरेशन। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, सपोज आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि 1.5 से ज़्यादा एक्सेलरेशन वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना वो बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर 1.5 से कम एक्सेलरेशन वाला ऑब्जेक्ट होगा, कॉइन होगा, तो वो अंदर ही रहेगा। उसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये एक्स और वाई दोनों के आंसर आपको चेक करने हैं। अगर आंसर 1.5 से कम है तो वो उसके ऊपर ही रहेंगे, लेकिन आंसर 1.5 से ज़्यादा है तो वो बाहर गिर जाएंगे। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि दोनों गिर जाएंगे या दोनों अंदर रहेंगे या दोनों में से एक गिर जाएगा और एक अंदर रहेगा, वॉट एवर द पोजिशन इज। ओके, आपको ये आंसर चेक करना है। लिख दो पहले शांति से, पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखना है। हो गया अभी 36, 35 और उसके बाद 33, 34 टोटल 4 क्वेश्चन बाकी है अभी और उसके बाद कंप्लीट, फाइनली कंप्लीट। मैंने बहुत बार बोला कि भाई ये लास्ट, लेकिन ये बेसिकली और कंफर्म ये लास्ट है। ठीक है, चलो आगे जा रहे हैं अभी। सबसे पहले 36, द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ अ 40 kg मास इज प्लेस्ड। ओके, सबसे पहले मैं मास लिख रहा हूँ 40 kg, डिस्टेंस है 5 मीटर। उसके बाद आपको कोएफिशिएंट दिया है यूएस 0.15, उसके बाद एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें डिस्टेंस चाहिए और उसके बाद चाहिए डिस्टेंस चाहिए। d इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT², d इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT²। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास टाइम नहीं है भाई, आपके पास तो टाइम है भाई, मेरे पास भी टाइम है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम फाइंड आउट कर देते हैं। ओके, और इनिशियल स्पीड तो 0 ही है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो एक काम कर रहे हैं, टोटल फोर्स फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू ma, उसके बाद फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं म्यूएस mg। तो म्यूएस है 0.15, मास 40, कितना होगा 60। तो एक्चुअल में हमारे पास कितना रहेगा भाई 20 रहेगा ना, क्योंकि डिफरेंस लेना है। तो एक्चुअल फोर्स कितना रहेगा आपके पास 20 न्यूटन। अभी हमें एक्सेलरेशन चाहिए 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन है।
चलो भाई, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, b इक्वल टू बी ओ टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। भाई डिस्टेंस कितना, 5। ओके डन से भाई। उसके बाद 1/2 मतलब 1/2, ए मतलब 0.5। अभी टी फाइंड आउट करना है। चलो भाई, सबसे पहले यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ, उसके बदले 1/2, यहाँ पे ये भी 1/2, और टी स्क्वायर मतलब ये 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 5। टी स्क्वायर का आंसर आ गया 20। भाई टी स्क्वायर का आंसर क्या है, 20। तो अभी आपको 20 का अंडर रूट करना पड़ेगा। सही किया ना भाई। ये 1/2 एक ही जगह पे 0.5 मतलब 1/2 ये होगा ना, वो भी तो 1/2 1/2 1/4, 4 इंटू 5 20, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। आपका टाइम कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा 4.4 जैसा आएगा। ओके, अभी आपको फाइनल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी ओ टी इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, ये पूरा 0, 1/2 एक ही जगह पे कितना था हमारे पास 2, और यहाँ पे 4.4 का स्क्वायर। जो भी आंसर है सॉल्व कर दो। सो इट इज योर फाइनल आंसर। डन जी भाई, कंफर्म। तो ये था आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। ओके नेक्स्ट 35। चलो भी 35। A block of mass 15 kg is placed in a long trolley. kg, उसके बाद मुझे एक्सेलरेशन दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम दिया है 20 सेकंड। उसके बाद म्यूएस दिया है 0.18। तो ये पूछा है अभी, डिस्कस द मोशन ऑफ द ब्लॉक एज व्यू बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अ ग्राउंड। सबसे पहले तो ये F इक्वल टू एम ए और एफ एस इक्वल टू म्यूएस एम जी, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। F इक्वल टू एम ए 7.5 और म्यूएस मतलब 0.18, एम मतलब 15 और जी मतलब ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। 25 प्लस 45 कितना होगा, 27। Fs is greater than F due to this condition, ये कंडीशन की वजह से। ओके भाई, ये कंडीशन होगा तभी हमारा क्वेश्चन नंबर ए फॉलो करेगा फॉर अ स्टेशनरी कंडीशन। सेकंड ऑब्जेक्ट में ये पूछा है, एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द ट्रॉली, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये ग्रेटर देन हो जाए तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन हो सके। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। अभी हम कर रहे हैं 34 और उसके बाद कर रहे हैं 33। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाए तो हमारा चैप्टर 5 रियली में कंप्लीट हो जाएगा। और 33 and 34। चलो तो भाई, सबसे पहले अ मंकी ऑफ मास 40 kg, ओके, फोर्स दे रहे हैं वो, या टेंशन है स्ट्रिंग के ऊपर 600 न्यूटन। भाई एक मंकी है स्ट्रिंग के ऊपर चढ़ रहा है, तो टोटल 4 केस दिए हैं। तो पूछा है तो कि कौन से केस में स्ट्रिंग कट हो जाए। मैक्सिमम टेंशन दिया है 600 न्यूटन, मतलब इतने टेंशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे ज्यादा टेंशन हुआ आपके लिए नहीं, वो स्ट्रिंग के ऊपर, तो प्रॉब्लम होगा। हमें 4 केस दिए हैं। सबसे पहले वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम जी प्लस एम ए अपवर्ड डायरेक्शन, एम जी प्लस शुरू। ठीक है,
तो m मतलब कितना 40, g 10 और एक ही जगह पे 6 दिया, तो 40 इंटू 16, 640 न्यूटन, 640 न्यूटन। तो टूट जाएगा ना, टूट ही जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम कितना ने बोला था 600 और ये कितना हो रहा है 640। ठीक है, चलो भाई सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में ये बोला है भाई हमें कि क्लाइंब डाउन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर, वो नीचे आ रहा है, तो अभी हो जाएगा m g माइनस ए, न्यूटन। अभी कुछ होगा नहीं भाई, अभी नहीं होगा क्योंकि वो 600 से कम है। फिर थर्ड केस में क्या बोला है? क्लाइंब अप विद द यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। भाई यूनिफॉर्म स्पीड बोला है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 मतलब सिर्फ t इक्वल टू mg मिलेगा। सो फाइनल आंसर 400 न्यूटन। तो इस केस में भी कुछ नहीं होगा। चलो अभी नेक्स्ट केस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं अभी यहाँ से। अभी ये बोला है फॉल डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर, ओके वो रोप टूट गई है भाई। फ्रीली मतलब अंडर ग्रेविटी मतलब सॉरी बाय मिस्टेक ये लिखा है कि भाई अंडर ग्रेविटी वो नीचे आ रहा है, तो भी क्या होगा E इक्वल टू mg माइनस ma। भाई अभी ma की जगह पे भी mg होता है क्योंकि विथ ग्रेविटी के अंदर आ रहा है, मतलब ये होगा 0 न्यूटन। मतलब इस केस के लिए भी वो रोप नहीं टूटेगी। कौन से केस में टूटेगी? सिर्फ फर्स्ट केस के लिए टूट जाएगी, बाकी तीनों केस में एज इट इज रहेगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज 34। तो फिर वो जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूँ उस हिसाब से आप लोग लिखें तो जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। ये बॉल है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, यहाँ पे हम दे रहे हैं फोर्स 200 न्यूटन। ठीक है, ए का मास है 5 kg और इसका है 10 kg। चलो भी जल्दी मैं जो बोलूँ उस हिसाब से सॉल्व करते जाइए। टू बॉडी ऑफ ए एंड बी ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। म्यू एस दिया है 0.15 दिया है। ठीक है, म्यू एस हमें क्या चाहिए? द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन का मतलब जो पार्टीशन किया है उसके लिए चाहिए सबसे पहले। ठीक है, कि फिर पार्टीशन जो हुआ है उसमें कितना रिएक्शन मतलब फोर्स अप्लाई होगा उस पार्टीशन के ऊपर। चलो भाई सबसे पहले ठीक है, चलो भाई म्यू कितना 0.15, मास कितना 15 टोटल और ये 10, तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा 22.5 न्यूटन। ठीक है, अभी हमने फोर्स कितना दिया था 200, उसमें से फ्रिक्शन कितना है 22.5, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना हुआ? मतलब एक्चुअल फोर्स कितना लगेगा? एक्चुअल फोर्स लगेगा 200 माइनस 22.5 मतलब 177.5 न्यूटन। ये एक्चुअल फोर्स लगेगा फर्स्ट केस के लिए। अभी सेकंड केस में क्या बोला है? द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ए एंड बी। भाई ए एंड बी के लिए पूछा है, तो अभी मुझे पहले पूरे के लिए पूछा था इसलिए मैंने दोनों मास लिए थे, अभी सिर्फ एक के लिए पूछा है, तो फिर क्या लेना है? सिर्फ मुझे ए और बी मतलब ये वाला ही लेना पड़ेगा, ये पार्ट बी। अभी F इक्वल टू म्यू एस एम जी। अभी कौन सा मास लेंगे? सिर्फ ए वाला मास लेंगे 0.15, 5 जी मतलब 10, तो 7.5 न्यूटन। तो अभी क्या करना है 200 में से 7.5 माइनस करेंगे तो 192.5 न्यूटन। ये आपका एक्चुअल फोर्स, और फर्स्ट केस में ये एक्चुअल फोर्स। डन जी भाई, तो ये था आपका आंसर। ओके, हो गया भाई।
साथ में ये भी बोला है कि अगर वो मोशन चेंज करें, मतलब अगर यहाँ से फोर्स दे तो क्या होगा, वो वाला केस आपको करना है। तो अगर हम यहाँ से फोर्स दे तो जैसा हमने किया ना एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है, क्योंकि अभी पहले ये ऑब्जेक्ट है और बाद में ये ऑब्जेक्ट, तो वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 5, टोटली थियरी कंप्लीट, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज, सब कुछ कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना एक बार अच्छे से। ओके, चैप्टर 6 कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट लेक्चर से मिल रहे हैं चैप्टर 6 के लिए। ठीक है, बाय बाय।